हे हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य एंड आई वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एन आकाव फाउंडेशन। जैसे कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है, वही सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए हम अभी लेक्चर्स को आगे करेंगे। क्लियर? नाउ हमने इसके पहले 2 लेक्चर्स मैंने पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करेंगे। मैंने एक ब्रॉड आउटलाइन आपको बता दी है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे डिकोड करेंगे। फिर सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया कि 300 साल से ज़्यादा रूल करने वाले मुगल एम्पायर कैसे डिक्लाइन हो रही है, क्या रीजंस है, और n नंबर्स ऑफ रीजंस मैंने आपको इनलिस्ट करके दी है उसमें, जिससे कि आपको ये पता चल गया है कि जो 300 साल से ज़्यादा रूल जिनकी जड़ें मजबूत थी ये इंडिया पे, वो कैसे कमज़ोर हो रही है। क्लियर? उसी के बाद हम अभी एक नया किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ द मराठा। नाउ मराठा का राइज होना या फिर मराठा इंडिपेंडेंट स्टेट का राइज होना आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल, ये क्यों है, कैसे, ये क्रोनोलॉजी को समझने के लिए हम पहले एक ब्रॉड आउटलाइन देख लेते हैं कि भैया जब तक मुगल स्ट्रांग थे तब तक तो कोई खड़ा नहीं हुआ, बट अभी जैसे ही मुगल का डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है तो ये छोटे मोटे इंडिपेंडेंट स्टेट है, ये खुद को अपना राजा घोषित कर रहे हैं और अपने एरिया में, अपने टेरिटरी में खुद रूल कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं, स्टोरी समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुगल एम्पायर, ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस आने से पहले वो स्ट्रांग थे, उनका दबदबा था इंडिया पे। इफ अगर देखा जाए, अगर मैं इंग्लिश में आपको ये बताने की कोशिश करूं, द ओनली पॉलिटिकल पावर दैट इज बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियन और द राइज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट, देयर वाज द मुगल। क्लियर है? अब हमें पता है, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि मुगल्स की जो पकड़ है इंडिया से वो निकल चुकी है। क्लियर है? अब सारे लोगों के अंदर ये लालच छूट गया है कि अब अगला बादशाह इंडिया का कौन बनेगा। तो ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है सारे, वो चाहे यूरोपियंस हो या फिर चाहे इंडियन स्टेट हो, इनके बीच में। क्लियर है? तो इंडिया का तख्त पाने के लिए 2 ग्रुप निकल के आते हैं। सबसे पहले आते हैं इंडियन ग्रुप, क्लियर है, जो डोमेस्टिक है, जो यही के है, ठीक है, एंड सेकेंड आते हैं फॉरेनर्स। क्लियर? नाउ फॉरेनर्स में भी कौन कौन इंडिया में आ रहे हैं जिनको बादशाह, इंडिया का बादशाह बनने की लालच है या फिर वो एस्पायर है टू बी एन किंग ऑफ एन इंडिया। तो सबसे पहले आते हैं पोर्तुगीज, उसके बाद आते हैं डच, उसके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स और लास्ट में आते हैं फ्रांस। अब हमें ये पता है ये वाले ग्रुप में से जो निकल के आएंगे वो कौन आएंगे? ब्रिटिशर्स। क्यों, कैसे कैसे ताकतवर बन रहे हैं, ये अपकमिंग लेक्चर्स में हम पढ़ लेंगे। क्लियर? उसके बाद इंडियंस की बात करें तो इंडियंस में 2 सब डिवीजन होते हैं। फर्स्ट वन है जो खुद को सेमी इंडिपेंडेंट बोलते हैं। क्या होता है इसका मतलब, मैं बताता हूँ 2 मिनट में। क्लियर है? और एक होते हैं रेबेलियस वन। क्लियर है? अब डिफरेंस क्या है भैया? अब ये दोनों की इच्छा है कि इंडिया का तख्त हमें पाना है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत छोटा सा है। जो सेमी इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंटली राज तो कर रहे हैं, बट बताने के लिए वो बोलते हैं कि नहीं, हम मुगल्स के ही नवाब है या फिर हम उन्हीं के वजीर है। क्लियर है? मतलब वो इंडिपेंडेंटली रूल तो कर रहे हैं अपने रीजन में, बट ऑन द नेम ऑफ है ना मुगल्स का ही वो चला रहे हैं। मतलब अगर मैं एक शेर में आपको बताऊं तो खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग, ऐसे जो लोग कर रहे हैं उनको बोलते हैं हम सेमी इंडिपेंडेंट। इसमें से कौन से किंगडम राइज होके आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं बंगाल, फिर आ रहा है अवध, फिर आ रहा है हैदराबाद, फिर आ रहा है कर्नाटक, ऐसे बहुत से, बट ये जो 4 जो प्रोमिनेंट निकल के आ रहे हैं इनके बारे में हमें पढ़ना होता है। क्लियर? अब रेबिलियस का मतलब क्या होता है? रेबिलियस ग्रुप मतलब ऐसा, वो बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है, हम मुगल्स को नहीं मानते। कौन मुगल्स, कहाँ के मुगल्स, हम नहीं मानते, हम इंडिपेंडेंटली हमारे स्टेट में क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। क्लियर है? अब रेबिलियस में भी 3 लोग जो मेजरली आगे आते हैं वो आते हैं, सबसे पहले आते हैं द मराठास, उसके बाद आते हैं द मैसूर एंड लास्ट में आते हैं सिख। और बहुत से थे, बट ये तीनों को हमें मॉडर्न हिस्ट्री समझने के लिए ये 3 किंगडम को हमें शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, उसमें भी हमने ये देख लिया कि मुगल्स का डिक्लाइन कैसे हो रहा है, क्या उसके फैक्टर्स थे। क्लियर है? अब जैसे ही मुगल्स का दबदबा कमजोर हो रहा है इंडिया पे, तो एक दौड़ सी मच गई है, एक रेस लग गई है बिटवीन द इंडिपेंडेंट स्टेट और फॉरेनर्स के बीच में। क्यों?
क्योंकि उन्हें इंडिया का नया बादशाह बनना है। क्लियर, यहां तक के सब क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आज हम जिसके बारे में प्रिसाइजली बात करने वाले हैं वो है हमारे द मराठास। क्लियर, इफ अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं हु इज द फाउंडर ऑफ एन मराठा, तो सबके मन में एक ही नाम आएगा, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। क्लियर है। नाउ ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ एन मराठा किंगडम। क्लियर है। आपको जानकर छत्रपति शिवाजी महाराज को इतने लोग क्यों मानते हैं? वो इसीलिए मानते हैं क्योंकि एक पीटी उनके जो पापा है वो जमींदार है, मतलब जमींदार का लड़का आगे जाके खुद का एक साम्राज्य बनाता है। क्या आपको ये फैसिनेटिंग नहीं लगता है? हाँ, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान का दर्जा दिया हुआ है कि इतना वो समय पे इतना हिंदूज के ऊपर बहुत एट्रोसिटीज होते थे, मतलब पूरा क्योसनेस मचा हुआ था पूरे ऑल ओवर द कंट्री में, और वहाँ से एक बंदा मशाल निकलता है और पूरे महाराष्ट्र को या फिर पूरे मराठाओं को कंसोलिडेट करता है और खुद का एक नया साम्राज्य बनाता है। और यही चीज ट्रिगर कर देती है औरंगजेब के ईगो को, और वो बदला लेने के लिए वो हमेशा मराठाओं के खिलाफ होता है। क्यों होता है? ईगो सिर्फ इतना सा है कि एक जमींदार का लड़के ने उनके आंखों के सामने, जो बादशाह का लड़का है दैट इज औरंगजेब, उसके आंखों के सामने खुद का एक नया इंडिपेंडेंट स्टेट उन्होंने इस्टेब्लिश किया। तो ये ईगो टसल्स के चलते कभी मुगल्स और मराठाओं की कभी बनी ही नहीं। क्लियर। तो ये अब तक की स्टोरी थी मराठास, क्योंकि बेसिकली अगर मैं मराठास के बारे में बताऊं तो हमें मिडाइवल में बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। क्लियर। तो यहाँ तक के समझ में है। फिर हमें पता है आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी लेगेसी किसने कैरी फॉरवर्ड की? वो किए उनके एल्डर सन दैट इज संभाजी महाराज। किन्होंने? संभाजी महाराज। क्लियर है। उनकी लेगेसी किन्होंने कैरी फॉरवर्ड की? वो की हमारे संभाजी महाराज ने। नाउ आपको पता होगा हिस्ट्री अगर आपने थोड़ी सी जान ली होगी या पढ़ी होगी, तो संभाजी महाराज को ब्रूटली एग्जीक्यूट करते हैं औरंगजेब। नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ संभाजी महाराज, मराठा एम्पायर जो कंसोलिडेट हो रहा था, जो राइस पर ही था, वो क्या हो जाते हैं? वो बहुत ही डिसहार्टन हो जाते हैं, ठीक है, और वो डिसइंटीग्रेट होना चालू होते हैं। बट आफ्टर द डेथ ऑफ संभाजी महाराज उनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करते हैं उनके छोटे भाई दैट इज राजा राम महाराज। क्लियर है। राजा राम महाराज ये दुख को संभल ही रहते, पर मराठाओं को फिर से एक दूसरा झटका लग जाता है और राजा राम महाराज की भी डेथ हो जाती है। फिर से जो मराठा है वो फिर से डाउनफॉल की तरफ जाते हैं। बट एक लेडी आगे आती है दैट इज द वाइफ ऑफ राजा राम महाराज, जिनका नाम है ताराबाई, और वो अपने लीडरशिप क्वालिटी से फिर से कंसोलिडेट करती है मराठाओं को और उनको बिखरने नहीं देती और नए जेनिथ तक लेके जाती है। क्लियर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि राजा राम महाराज की फैमिली क्यों आगे जा रही है या फिर वो गद्दी पे कैसे बैठ रही है जबकि संभाजी महाराज वॉज है ना एल्डर सन। उसका पीछे का रीज़न ये है, जब औरंगजेब संभाजी महाराज को मार कर या फिर उनका एग्जीक्यूट करते हैं तो वो संभाजी महाराज की वाइफ और उनका बेटा दैट इज शाहू महाराज, उनको वो डिटेन करता है और दिल्ली में भेज देता है। मतलब दिल्ली में ले जाकर इन लोगों को वो डिटेन करता है। क्लियर है। तो इसीलिए ये जो वारसा है मराठा एम्पायर का वो राजा राम जी के फैमिली को जाता है। क्लियर है। फिर हमें ये पता है 1707 में डेथ हो जाती है औरंगजेब की। जैसे ही डेथ हो जाती है उनके बाद जो किंग बनते हैं बहादुर शाह, वो क्या करते हैं, वो जो औरंगजेब ने स्टेप लिया है कि संभाजी की वाइफ एंड शाहू महाराज को वो क्या कर देते हैं, वो रिलीज कर देते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी एक मेन रीजन है, आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो अभी तक की स्टोरी क्या है? अभी तक की स्टोरी ये है कि मराठा का किंगडम अब कौन देख रहा है? वो देख रहा है हमारी ताराबाई। ठीक है। एक बात मैं बोल दूं, सबको लग रहा होगा कि मैं हमारा क्यों बोल रहा हूँ हर पर्सनालिटी के पीछे, क्योंकि इफ अगर आपको हिस्ट्री समझना है तो सारे किरदार हिस्ट्री के ये हमारे ही है।
प्लीज़ आपके सोसाइटी में या फिर आपकी जो भी बिलीव्स हो उसको फ्लश आउट कर लो। जब तक आप आपके मन में पहले से या आपके दिमाग में जो पहले से भरा हुआ है, जब तक आप इसको फ्लश आउट नहीं करते हो तब तक आपको हिस्ट्री अच्छे से समझने ही नहीं वाली। क्लियर है? तो नाउ मराठा किंगडम कौन चला रहा है? वो चला रहा है ताराबाई अंडर द नेम ऑफ उनके जो माइनर सन है दैट इज शिवाजी टू। क्लियर है? मराठा की स्टोरी समझ में आ गई। नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, बहादुर शाह क्या कर देता है, वो संभाजी महाराज की वाइफ और शाहू महाराज को रिलीज कर देते हैं। क्लियर है? जब रिलीज कर दिए तो शाहू महाराज फिर मराठा किंगडम में वापस आता है एंड ही आस्क फॉर द सीट। क्योंकि अगर देखा जाए मोनार्की का गेम देखा जाए तो जो बड़ा लड़का होता है, ठीक है, अब शिवाजी महाराज के बड़े लड़के कौन थे? संभाजी महाराज। तो उनकी लेगेसी कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा? वो करेगा संभाजी महाराज की फैमिली। क्लियर है? बट मराठा में क्या हो रहा है? ताराबाई रूल कर रही है अंडर द नेम ऑफ शिवाजी टू। तो आफ्टर द रिलीज ऑफ शाहू महाराज वो मराठा में वापस आते हो, ताराबाई से वो पूछते हैं कि मुझे मेरा किंगडम वापस दीजिए। अब आप ये सोचिए, क्या ताराबाई इजीली गिव अप कर देगी क्या? वो अपना किंगडम दे देगी क्या? उन्होंने सिर्फ एक स्मॉल सा क्वेश्चन पूछा होगा, अब ये हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं, बट क्वेश्चन पूछा होगा कि भैया जब तुम नहीं थे तो मैं मेहनत करके पूरे मराठा किंगडम को कंसोलिडेट किया, ताकतवर बनाया, नाउ यू आर कमिंग एंड आस्किंग मी फॉर द किंगडम। क्लियर है? और इसी के चलते शाहू महाराज और ताराबाई के बीच में एक बैटल हो जाती है और वो बैटल का नाम है बैटल ऑफ खेड़। क्या है वो बैटल का नाम? बैटल ऑफ खेड़। नाउ यहां से एक पर्सनैलिटी इवोल्व होके आती है दैट इज ऑफ द पेशवा। क्या है कैसे है मैं बाद में बताऊंगा। क्लियर है? तो अभी तक क्या हो रहा है? शाहू महाराज और ताराबाई के बीच में क्या हो रही है? बैटल हो रही है और वो बैटल का नाम क्या है? बैटल ऑफ खेड़। अब ये जो बैटल है ये जीत जाते हैं हमारे शाहू महाराज, दैट इज द सन ऑफ द संभाजी महाराज। बट वो इंडिपेंडेंटली नहीं जीतते, उनको एक आदमी होता है, एक पर्सनैलिटी होती है, वो उनको हेल्प करती है, दैट इज बालाजी विश्वनाथ। कौन उनको हेल्प करते हैं? बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से शाहू महाराज ताराबाई को बैटल ऑफ खेड़ में हरा देती है। और इसी से खुश होकर शाहू महाराज बालाजी विश्वनाथ को एक पोस्ट से डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है, उनको एक पोस्ट देते हैं दैट इज ऑफ द पेशवा। अगर आपको पेशवा अगर करंट कंटेक्स्ट में बताओ, इट इज इक्विवेलेंट टू द पीएम। क्लियर है? पेशवा क्या है? पीएम की पोस्ट है। और अब यहाँ से मराठा किंगडम का जो राइज होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ एन पेशवा और द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? और वो इतने जेनिथ तक पहुंच जाते हैं कि एक समय ऐसा आ जाता है इंडिया में कि पूरा टेरिटरी सिर्फ एक परचम के अंदर आता है, दैट इज मराठा किंगडम। क्लियर? और फिर से मराठा इतने कंसोलिडेट और इतने स्ट्रांग हो जाते हैं ड्यू टू द ग्रेटर लीडरशिप, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, और उसके चलते हुए मराठा किंगडम पूरे इंडिया में क्या करते हैं? एक बड़ा इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग स्टेट का इस्टेब्लिश करते हैं। क्लियर है? नाउ आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर अब इतनी बड़ी टेरिटरी हो गई है तो वो इतने इफिशिएंटली इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्लियर है? तो इसके लिए मराठाओं ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी जिसका नाम है कॉन्फेडरेसी। कॉन्फेडरेसी मतलब उन्होंने अपने इतने बड़े स्टेट को 5 डिवीजन में उन्होंने डिवाइड किया है। क्लियर है? कौन से डिवीजन बनाए उन्होंने? सबसे पहले पूना में कौन रहेगा? पेशवा रहेगा। क्लियर है? फिर नागपुर में कौन रहेंगे? वो रहेंगे भोसले। ठीक है, भोसले घराना नागपुर डिवीजन देखेगा। फिर उज्जैन का अगर बात करूं तो वहां कौन रहेंगे? वहां रहेंगे सिंधियाज। क्लियर? और नेक्स्ट बड़ोदरा की बात करेंगे तो वहां कौन सी फैमिली या डायनेस्टी वहां वो वाले डिवीजन को देखेंगे? वो देखेंगे गायकवाड़। और जो महेश्वर है उनको कौन रूल करेगा? वो करेगा होलकर्स। क्लियर है?
इतनी बड़ी स्टोरी को शॉर्ट में समझा देता हूँ। इतने जेनिथ तक पहुंचने के बाद मराठा किंगडम ने अपना जो राज है वो इफिशिएंटली चलना चाहिए, इसीलिए उन्होंने इतने बड़े मराठा साम्राज्य को 5 डिवीजन में डिवाइड किया। कौन से? फर्स्ट वन इज नागपुर, क्लियर है। सेकेंड वन इज उज्जैन, जहां सिंधियाज रूल कर रहे हैं। थर्ड वन इज बड़ोदरा, जहां गायकवाड़ रूल कर रहे हैं। फिर फोर्थ वन इज महेश्वर, जहां होलकर्स रूल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चारों का काम क्या है? ये पेशवा को रिपोर्टिंग देंगे, क्लियर है। और पेशवा का काम क्या होगा? वो अपने किंग को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इतने प्रॉपर मैकेनिज्म से उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग मराठा एम्पायर को इस्टेब्लिश किया, क्लियर है। अब इतना बड़ा साम्राज्य स्टिल इसको नजर कैसे लग जाती है हम आगे देखेंगे, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नाउ एज आई सेड, किंग का पावर अब धीरे धीरे कम हो जाता है और जो पेशवाईशिप है, जो प्राइम मिनिस्टर का रोल है, वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता है। कैसे, क्यों, बताता हूं। ये देखिए, जो सबसे पहले पेशवा थे वो कौन थे? हमारे बालाजी विश्वनाथ, क्लियर है। उनके बाद उनकी लेगेसी किसने कैरी फॉरवर्ड की? वो की बाजीराव वन ने। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने वो फिल्म देखी होगी बाजीराव मस्तानी, जो हमारे आई थिंक, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एक्टर, वो एक्टर जो है रणवीर सिंह, आई थिंक, जो एक्टर जो रोल जो प्ले कर रहे हैं दैट इज ऑफ व्हाट? बाजीराव वन, क्लियर है। वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताने के लिए वो स्टोरी थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, बट हमें जितना यूपीएससी रेलेवेंट है उतना हम हमारे फिल्मों से भी सीख सकते हैं, क्लियर है। बट इट्स अप टू यू कि आपको कितना उसमें से लेना है और कितना छोड़ना है। चलिए आगे चलते हैं। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनकी जो गद्दी है वो कौन संभाल रहे हैं? बाजीराव वन। बट ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियली ये एबल है, इसीलिए ये गद्दी संभाल रहे, ठीक है ना। बालाजी विश्वनाथ को 2 लड़के होते हैं, वैसे होते तो बहुत है, बट जिन्होंने ये मराठा किंगडम का फेट डिसाइड किया है वही पर्सनालिटीज को मैं आपके सामने लाऊंगा, क्लियर। तो बालाजी विश्वनाथ के 2 बेटे, दैट इज फर्स्ट वन इज बाजीराव वन एंड सेकेंड वन इज चिमाजी अप्पा। अब बाजीराव जी ने 2 शादी की थी, कौन सी? एक तो की थी मस्तानी के साथ, क्लियर है। उनसे उनको एक लड़का हुआ, दैट इज शमशेर बहादुर, क्लियर। फिर उनकी मतलब ये तो सेकेंड वाइफ थी, मस्तानी वॉज एन सेकेंड वाइफ, फर्स्ट वाइफ वॉज द काशीबाई, और उनके 2 बेटे थे, क्लियर है। फर्स्ट वन इज बालाजी बाजीराव, जिसको हम नाना साहब के नाम से जानते हैं, हिस्ट्री में नाना साहब के नाम से जानते हैं। एंड सेकेंड वन इज रघुनाथ राव, क्लियर। फिर आफ्टर द डेथ ऑफ बाजीराव वन, मोनार्की का गेम है, उनका बड़ा लड़का बैठेगा, तो जो बड़ा लड़का है वो कौन है? नाना साहब पेशवा, दैट इज बालाजी बाजीराव। नाउ इनके समय पे एक चीज हो जाती है, कि जो राजा है शाहू महाराज, उनकी डेथ हो जाती है, और इसी का फायदा उठाते हुए बालाजी बाजीराव अपने पोस्ट का यूज अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए करते हैं, और वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो पेशवा की जो पोस्ट है वो आज से हेरिडेटरी होगी, और उसमें सिर्फ एक फैमिली रूल करेगी, दैट इज बल्लाड़ फैमिली। मतलब उन्होंने पीएम की पोस्ट, दैट इज पेशवा की पोस्ट को क्या कर दिया? हेरिडेटरी कर दिया। और ये जब ये इंस्टेंस हुआ, तब जो मैंने आपको कॉन्फिडरेसी पहले बताई है, भोसले, गायकवाड़ जी है ना, वो 4 जो मैंने आपको कॉन्फिडरेसी बचा है, उनके बीच में फिर तनाव आना चालू हो गया कि कोई कैसी एक फैमिली पेशवाईशिप या प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को हेरिडेटरी करती है। और इसी के चलते मराठा किंगडम जो एक समय पे स्ट्रांग हो गया था, उसमें क्रैक्स आने चालू हो जाते हैं, क्लियर। नाउ बालाजी बाजीराव के समय पे एक चीज ये और हो जाती है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है। क्या होती है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। नाउ पहली चीज ये मान लीजिए कि इतना बड़ा किंगडम है, तो ये चलता कैसे था? ये चलता था बाय द टैक्स, ठीक है। गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही चीज होती है जिससे वो पैसा अर्न करते हैं, दैट इज टैक्स। तो मराठा भी टैक्स लगाया करते थे। सबसे पहले टैक्स जो लगाते थे वो लगाते थे चौथ। इसका मतलब है, मान के चलिए अगर मैं साल का 100 kg अनाज उगा रहा हूँ,
तो उसमें से मुझे 25 केजी का जो अनाज है वो मुझे किसको देना पड़ेगा, मराठा को देना पड़ेगा। एज कौन सा टैक्स, चौथ। और वो एक टैक्स लगाते थे जिसका नाम है सर देशमुखी। क्या है, सर देशमुखी। ये क्या हुआ था, ये 20% एक्स्ट्रा और देना पड़ता था ऑन द चौथ। क्लियर है, मतलब चौथ हमारा है 25%, इसमें और एडिशनल कर लो 10%। 25% का 10% होता है 2.5%। क्लियर है, तो ये दिस वाज द फॉर्म ऑफ टैक्सेस दैट वाज कलेक्टेड बाय द मराठा। बट एक चीज मराठाओं ने गलती ये की कि उन्होंने दोस्त नहीं बनाए, दुश्मन ही बनाए। अब क्यों बनाए, उनको तो पता था कि अब इंडिया में उनके इतना स्ट्रांग तो अभी कोई नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे, वो जबरदस्ती से बाय यूजिंग द हार्ड पावर वो क्या करते थे, सबसे टैक्स इकट्ठा करते थे। क्या करते थे, सबसे टैक्स इकट्ठा करते थे। और इसका खामियाजा वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या करते हैं, भुगतते। कैसे, नाउ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत was fought on 14 Jan 1761 at पानीपत। क्लियर है, अब ये किस किस के बीच में होता है, ये होता है मराठा एम्पायर में वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। क्लियर है, इन दोनों के बीच में ये टसल होता है। और बहुत सारे हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसलिए नहीं हो रही है कि कौन राजा बनेगा, वो इसलिए हो रही है कि अब इंडिया में कौन सा राज, कौन सा वंश राज नहीं करेगा। क्लियर है, तो दिस वाज एन अ टसल बिटवीन होम, मराठा एम्पायर एंड अहमद शाह अब्दाली। और इसमें एज आई सेड मराठाओं के उतने दोस्त नहीं थे एज कंपेयर टू अहमद शाह अब्दाली, और यही अलायंस का फायदा उठाते अहमद शाह अब्दाली मराठा एम्पायर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्लियर है, इसीलिए याद रखना, इफ अगर आपके पास पावर आ जाए तो सबकी रिस्पेक्ट करो, सबके साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाओ, ताकि इन द एंड आपके वो लोग अच्छे क्या बने, दोस्त बने। ठीक है, तो इट वाज द स्टोरी ऑफ एन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। क्लियर, फिर से हम वो चार्ट पर आ जाते हैं। अब एज आई सेड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके समय पे हो रही है, वो हो रही है बालाजी बाजीराव के समय पे। बट मराठा एम्पायर जो एक समय पे इतना स्ट्रांग था वो क्या हो गया, पूरा कोलैप्स हो गया। और इसके बाद मराठा एम्पायर कभी अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाया जितना वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के पहले था। क्लियर, नाउ बालाजी बाजीराव के जो फर्स्ट सन है दैट इज विश्वास राव, उनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। क्लियर है, आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी बाजीराव उनके बाद उनके गद्दी पे कौन बैठता है, माधवराव वन। फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो चुकी है, माधवराव वन बहुत इफिशिएंटली रूल करते हैं और मराठा एम्पायर को फिर से कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं, बट उनकी टीबी के चलते डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, टीबी के चलते डेथ हो जाती है। फिर अब उसके उनके बाद अब उनकी लेगेसी कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, उनके यंगर ब्रदर दैट इज नारायण राव। ठीक है, ये गद्दी पे बैठते हैं, बट एक ब्लैक स्टेन या फिर ब्लैक इंसिडेंट हो जाता है मराठा एम्पायर में कि जो रघुनाथ राव है दैट इज द अंकल ऑफ नारायण राव, वो रघुनाथ राव नारायण राव को मरवा देते हैं। क्यों मरवा देते हैं, क्योंकि उन्हें पेशवा बनने की एस्पायरेशन होती है। और इतने हड़बड़ी में वो क्या कर लेते हैं, वो इतने जिद्दी हो जाते हैं कि वो अपने भतीजे को ही मरवा देते हैं। अब भतीजे को मरवा रहे, वो अब सिर्फ भतीजा नहीं है, वो मराठा किंगडम का पेशवा है। इफ अगर आप सिटिंग पीएम को मारोगे तो जो पूरा जो कॉन्फिडरेसी है वो क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। और इसी के डर के चलते रघुनाथ राव किसके पास चले जाते हैं, ब्रिटिशर्स के पास चले जाते हैं फॉर द हेल्प, कि मुझे बचाओ वरना अदरवाइज ये मराठा किंगडम मुझे पूरी तरह से मार देंगे। और इसी का फायदा आप ब्रिटिशर्स उठाते हैं। अब याद रखिएगा, दो बिल्लियों का झगड़ा, फायदा लेके जाएगा कौन, बंदर, और ये बंदर तो गोरा बंदर है। क्लियर, तो ब्रिटिशर्स प्रॉमिस करते हैं किसको, रघुनाथ राव को, कि हाँ हम आपकी जान बचाएंगे, बट इन रिटर्न मुझे कुछ तो चाहिए। और वो इन रिटर्न क्या है, टैक्स फ्री ट्रेड। क्या है, टैक्स फ्री ट्रेड। क्लियर है, अब रघुनाथ राव माना कि उसने अपने भतीजे को मारा है, बट वो पेशवा तो है नहीं, तो उसने यूनिलैटरली ये ट्रीटी ब्रिटिशर्स के साथ कैसे की, इसका बदला लेने के लिए जो भोसले है, होलकर्स है, गायकवाड़ है, क्लियर है, और एक मैं मिसिंग कर रहा हूँ,
क्लियर है? वो लोग इकट्ठा होते हैं और वो वॉर अगेंस्ट कर लेते हैं ब्रिटिशर्स को, उसको ही बोलते हैं एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। क्लियर है? अब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में जीत किसकी हो जाती है? मराठाओं की हो जाती है। क्लियर है? अब कौन सी ट्रीटी साइन होती है वो आप अपने एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। इतनी स्पून फीडिंग करना अच्छा नहीं होता है, अदरवाइज अगर सब फ्री में मिल जाएगा तो रियलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की जो ट्रीटी है वो कौन से ट्रीटी से होती है। क्लियर है? नाउ सिलसिला आगे बढ़ता है। सिलसिला आगे बढ़ने के बाद माधवराव टू गद्दी पे आ जाते हैं। क्लियर? बट माधवराव टू की भी डेथ हो जाती है और अब पेशवाईशिप के गद्दी पे कौन बैठता है? बाजीराव टू। कौन बैठता है? बाजीराव टू, जो कि बेटा होता है रघुनाथ राव का। बट बाजीराव टू के ऊपर पहले एक धब्बा लग चुका है कि आपके पिताजी ने जस्ट फॉर द पेशवाईशिप उसने अपने भतीजे को मार दिया, तो लोगों को उनके ऊपर भरोसा नहीं है। ये बात बाजीराव टू को पता है कि ये लोग मुझे अच्छे से रूल करने नहीं देंगे, तो क्या होता है? तो बाजीराव टू ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं फर्स्ट, और ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं और वो उनसे एक ट्रीटी साइन करते हैं, दिस इज सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस क्या है क्या नहीं है हम आगे अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बट सब्सिडरी अलायंस, इतनी बात याद रख लो कि सब्सिडरी अलायंस मतलब कि आपका पूरा पावर, पूरा कंट्रोल किसके हाथ में चले जाएगा? ब्रिटिशर्स के। नाउ ये हरकत जब बाजीराव टू ने की तो इससे मराठा किंगडम जो 4 कॉन्फेडरेसी है वो फिर से गुस्सा हो जाते हैं, एंड दिस लेड टू द बैटल ऑफ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। क्या हो रहा है? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। क्लियर है? और इसमें 80% से ज्यादा मराठाओं का लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? मराठाओं किंगडम का लॉस हो जाता है। क्लियर? फिर अब लॉस तो हो गया, नाउ लॉस हो गया, जर्नी आगे चलती है मराठा किंगडम को। फिर भी इसमें से कोई वॉरियर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हम अब ये जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में जो हमारा नुकसान हुआ है उसका हम बदला लेंगे, एंड दे अगेन फ्लेज अ वॉर, और वो वॉर को बोलते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। और काला दिन मराठा किंगडम में आ जाता है, दैट इज 1818। और 1818 में मराठा किंगडम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। क्लियर है? जस्ट फॉर द नेम सेक, जस्ट फॉर द नेम सेक ब्रिटिशर्स जो बाजीराव टू है उनको सतारा दे देते हैं कि बेटा अब तुम अपना सब बोरिया बिस्तरा बांधो, आपको नाम मात्र के लिए मैं आपको सतारा दे रहा हूँ, वहाँ जाइए और वहाँ अपनी राजेशाही करिए। बट जो इतनी बड़ी टेरिटरी जो एक समय पे मराठाओं के अंडर में थी, अब वो पूरी तरह से किसके पास आ गई है? वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के पास आती है। और यही दिन फिर से याद करना, 1818 में जो अलमाइटी एम्पायर था एक समय में, जो इफ अगर स्ट्रांग रहता तो शायद वो इंडिया का नया बादशाह बनता, बट उनकी आपस की ड्रिफ्ट और रिफ्ट के चलते हुए मराठा एम्पायर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। इफ अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।